नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी में जो बताने जा रहा हूँ, जिन भाई का है उनका नाम है महेश। अब महेश उत्तराखंड की एक फैक्ट्री में काम करते थे। साल था 2010। महेश की नाइट शिफ्ट थी। नाइट की ड्यूटी थी 9 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे। ड्यूटी बदलती रहती थी, कभी डे की कभी नाइट की। और सर्दी का टाइम था, दिसंबर का। अब मौसम भी खराब था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हवा में भरपूर ठंडक था। अब नाइट ड्यूटी निकलने के लिए पूरा महेश को अपनी तैयारी करनी पड़ती थी। 4 किलोमीटर का सफ़र अपनी वो बाइक से पूरा करते थे। जिस कॉलोनी में रहते थे ना, वहाँ से उनकी फैक्ट्री 4 किलोमीटर की दूरी पर थी। और गर्म कपड़े, मफलर, कैप सब कुछ लगा करके, दस्ताने वगैरह, और तब वो निकलते थे। ठंडी ऐसी थी, दिसंबर की आखिरी महीना चल रहा था और 9 बजे की ड्यूटी थी। जब वो पहुँचे ना अपनी फैक्ट्री पर, तो 15 मिनट लेट हो चुका था। अब थोड़ा स्पीड कम थी, धुंध थी रास्ते में, बच बचा के चल रहे थे। और सोचे कि तो 10-15 मिनट कभी ना कभी लेट हो ही जाता है, ये कौन सी बड़ी बात है। सुबह भी तो मैं ज़्यादा देर रुक कर निकलता हूँ, मेकअप हो जाएगा। लेकिन जब गेट पर पहुँचे ना, तो वहाँ 4 लोग, अब उनके जो साथ में काम करने वाले थे, और वो भी उसी टाइम पहुँचे थे, कोई 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले। और सबको गार्ड ने रोक दिया था। कहने लगा कि सुपरवाइजर साहब का आदेश है, जो लेट आएगा आज ड्यूटी नहीं कर पाएगा। और उन्होंने बोला है ये आदेश हमेशा के लिए है, सबको अपने टाइम पर पहुंचना है। अगर वो नहीं पहुंचते हैं, कि किसी कारण बस से लेट होते हैं, तो पहले सूचना दे दे। पहले सूचना करके बता दे सुपरवाइजर साहब को कि हम रास्ते में हैं और लेट हो चुके हैं, हम इतनी देरी में पहुंच पाएंगे, तब तो ले सकते हैं। आज बिना बताए जो लेट आएगा, चाहे 10 मिनट भी हो ना, तो अब ड्यूटी में नहीं जाएगा। हम 4 लोग थे, चारों के चारों हैरान परेशान थे। इतनी ठंड में तो हम ड्यूटी आए, और ऊपर से अब हमें एंट्री नहीं मिल रही थी। गार्ड गेट पर ही रोक दिया था। मैं अब गार्ड से बहस करने लगा था कि हाँ, आप सुपरवाइजर साहब को बुलाओ या फिर हमारी बात कराओ। लेकिन वो बात करवाने का मूड में नहीं था। वो कहने लगा सुपरवाइजर साहब किसी से बात नहीं करेंगे, इस टाइम बिजी हैं। मेरे पास नंबर था, मोबाइल थी, और मैं नंबर मिला लिया। नंबर उनके पास में सेव नहीं था, तो इसलिए उन्होंने फ़ोन उठा लिया। मैं अपना परिचय देके कहा कि सर, मैं महेश बोल रहा हूँ, और मैं थोड़ा आज लेट हो गया था, बाहर धुंध थी, और गार्ड यहाँ पर रोक दिए। आप सुपरवाइज़र साहब बड़े प्रेम से कहने लगे कि देखो महेश, ये आदेश मेरा नहीं है, साहब का है, और साहब का फरमान हमें मानना ही पड़ेगा। मैं समझ गया कि सीनियर मैनेजर का काम है ये। और फिर वो मुझे समझाने लगे कि महेश, आगे से कभी ऐसा हो ना, तो मुझे फ़ोन कर दिया करना। और फिर फ़ोन कट चुका था। मैं समझ गया था कि अब यहाँ पर बहस करना सब कुछ बेकार है। और तब भी हमारा टाइम वहाँ पर करीब करीब 1 घंटा खराब हो चुका था। यही बातचीत करने में, बहस करने में 10 बज चुका था। आखिरकार हम चारों के चारों लौट पड़े। 3 तो साइकिल पर थे और मैं था मोटर बाइक पर। और तीनों लोग और मैं भी अब उस जगह से निकल चुके थे। लेकिन उनका जो रास्ता था वो अलग साइड का था, अपोजिट था, और मेरा रास्ता अलग था। मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा था। बाहर धुंध जैसा दिखाई दे रहा था रोड पर। अब रोड जो थी बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा अब दिखाई दे रहा था। और मैं अब आराम से, अब तो कोई जल्दीबाजी थी नहीं, मैं गड्ढा उड्ढा बचाते हुए अपना बाइक संभाल करके चलता हुआ अपनी कॉलोनी की तरफ जा रहा था। अब मैं सोच रहा था कि कल से मैं ऐसा नहीं करूँगा। आधा घंटा पहले मैं
निकल जाऊंगा। आखिर सुपरवाइजर साहब का दोस्त क्या है, वो तो सीनियर मैनेजर ने आदेश दे रखा है, वो तो वही पालन करेंगे। और मैं अब यही सब सोचता हुआ अपने घर की तरफ लौट रहा था। लगभग मैं 1 किलोमीटर का फासला तय कर चुका था। 3 किलोमीटर का फासला भी बाकी था। लेकिन जो रास्ते में थोड़ा जंगल आता था हमारे रास्ते में, उस जंगल के पास पहुंच गया था। और जैसे ही मैं उस जगह को पार करने लगा ना, तो सामने में एक 50-55 साल की ओल्ड लेडी मुझे दिखाई दी, जो पैदल इस रोड पर चली जा रही थी। जब मेरी बाइक का लाइट देखा, आवाज़ देखा, तो मेरी तरफ घूम गई और हाथ देने लगी, मतलब रोको रोको, उसको लिफ्ट चाहिए था। अब मैं भी उस ओल्ड लेडी को देखा ना, तो उस पर दया आ चुकी थी। मैं सोचा कि ठंडी का टाइम है, ये ओल्ड लेडी है और गर्म कपड़े भी ज़्यादा उसके पास में नहीं थे। मुझे उस पर दया आ गई। मैं उसके पास बाइक रोक दिया। अब फिर मैं बोल ही पड़ा कि अम्मा जी, इतनी रात को अब ठंड में आप कहाँ जा रही हो, कहाँ रहती हो? तब उन्होंने एक कॉलोनी का नाम बताया, जो हमारे कॉलोनी से अब थोड़ा सा पीछे ही था। मैंने कहा कि ठीक है, आप हमारी बाइक पर बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा, उसके बाद मेरी कॉलोनी आती है। और वो खुशी खुशी मेरे बाइक पर बैठ गई थी। बाइक पर बैठी ना, तो बाइक थोड़ा वजनी लगने लगा। मैं देखा कि शरीर में इतना जान प्राण तो था नहीं, ओल्ड थी और दुबला कदकाठी की थी, लेकिन जब बैठी ना, तो पूरा सौकर जैसे मेरा बाइक का पिछला दब चुका था। ऐसे जब होता है जब कोई तगड़ा पर्सनालिटी वाला बंदा बाइक पर बैठता है, लेकिन ये तो एक पसली की थी, मतलब कहा जाए तो कदकाठी बिल्कुल नॉर्मल वाला था। अब फिर ये बाइक का मेरा हालात कैसे हुआ, मुझे लगा कि गड्ढे में गिरने से शायद सॉकर वगैरह ख़राब हो चुका है, ये कोई बड़ी बात नहीं है और मैं फिर इसको सर्विस करा लूँगा। अब उस टाइम मुझे भी घर जाने की जल्दी थी, ठंड लग रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और वो भी साथ में बूढ़ी अम्मा भी तो थी, उनको भी तो घर छोड़ना था, कॉलोनी में छोड़ना था। अब मैं चल पड़ा। बाइक सही में डिसबैलेंस हो रही थी, वजन लग रहा था कि पीछे ज़्यादा हो गया। अब मैं बार बार अपने पहियों को देखता था रोक करके कि कहीं हवा तो नहीं निकल गया, लेकिन हवा भरपूर था उसमें। मुझे लगने लगा कि सॉकर की खराबी है, इसलिए सब ऐसा हो रहा है। कल मैं मिस्त्री के पास अपना सुबह में बाइक जरूर लेके जाऊंगा। अब मैं धीरे धीरे अब बैलेंस बना करके चलने लगा, लेकिन मैं आधा किलोमीटर का जितना जंगल था ना, उतना भी अभी निकल नहीं पाया था और मैं बाइक संभाल नहीं पा रहा था। मुझे लगने लगा कि अब मैं बाइक चला नहीं पाऊंगा, ये बाइक में मेरा क्या हो गया है। अब मैं बाइक रोक दिया। अब फिर मैं बूढ़ी अम्मा से कहा कि अम्मा, आप ज़रा 1 मिनट के लिए बाइक से उतरिए, मुझे लग रहा है कि बाइक में कोई खराबी आ गई है। अब फिर बूढ़ी अम्मा जल्दी से उतर गई थी, साइड में मेरे बगल में खड़ी हो गई थी। अब मैं अपना सॉकर वगैरह दबा के देखने लगा, लेकिन सॉकर दबाने पर सही काम कर रहा था। पहिया जो था बिल्कुल सही था, चैन वगैरह सब कुछ सही था। अब बीमारी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं बोला अम्मा ज़रा 1 मिनट बैठ यहीं खड़ा रहिएगा, मैं ज़रा थोड़ा सा बाइक घुमा लूँ, मुझे लग रहा है कि चलाने में कोई आगे परेशानी ना हो। और जब मैं खाली बाइक चलाया ना, गड्ढे में भी गिराया, तब भी हवा की तरह बाइक चल रही थी, कहीं भी सॉकर उसका दब नहीं रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था। मुझे लगा कि कोई ना कोई ऐसा काम फंसा हुआ है जो मिस्त्री ही देख पाएगा। मुझे अब ज़्यादा इसमें समझ नहीं आ रही थी। मैं सोचा कि अब अम्मा को कॉलोनी में छोड़ दूंगा और फिर अपने घर निकल जाऊंगा। सुबह मिस्त्री के पास अपना बाइक लेके ज़रूर जाऊंगा। और वही मैंने किया। जब मैं बाइक रोका ना, तो अम्मा थोड़ा साइड में हट गई थी, पेड़ के पास में खड़ी थी। अब बाइक लगा करके और फिर अम्मा को बुलाने लगा कि अम्मा आ जाइए, हम चलते हैं घर। अब अम्मा पेड़ के ऊपर देख रही थी। अब पेड़ के ऊपर में रात में क्या उनको दिख रहा था, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं बार बार आवाज़ कर रहा था कि अम्मा अगर चलना हो
तो जल्दी से आ जाइए, हम चलते हैं। देखिए सर्दी ज़्यादा लग रही है मुझे, आपको भी लग रही होगी, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन अम्मा जैसे पेड़ को देखती जा रही थी, मेरी बात को सुन नहीं रही। तब मुझे एहसास हुआ कि कहीं वो कम सुनती हैं। अब बुढ़ापे का शरीर है, ऐसा हो जाता है। मेरी दादी के साथ भी यही समस्या थी, वो बहुत ऊंचा सुनती थी, बिल्कुल पास जाके बोलना पड़ता था और तब उनको समझ में आता था। मैं सोचा कि शायद दादी वाला यही कहानी ये मैडम इनके साथ में होगा। अब मैं उनके पास पहुंच गया, कान के पास जाके कहने लगा कि देखिए चलना है तो चलिए ना, मैं कब से आपको बुला रहा हूँ, ये पेड़ के ऊपर क्या देख रही हैं इस वक्त में। अब जो दादी थी वो बुढ़िया औरत अब पेड़ की तरफ देख रही थी। अब मुझे भी इशारा करने लगी उंगली दिखा करके। अब बोलने लगी जरा देखो ऊपर ये क्या हो रहा है। मैं जब देखने लगा तो मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही दिखा, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जो दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैं उनसे बोल पड़ा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है। तब जो दादी अम्मा थी मेरे सर पर हाथ रख दिया, और जैसे ही हाथ रखा ना, मेरा शरीर पूरा कांप गया था, जैसे एक ठंडी की तगड़ा लहर हमारे शरीर से टकराया हो। और एक सेकंड के लिए पूरा बॉडी मेरा कांप गया था। और उसी वक्त मैं जो ऊपर देख रहा था ना, मुझे वो चीज़ दिखाई दे दिया जो बूढ़ी अम्मा देख रही थी। मैं क्या देख रहा हूँ कि एक औरत है काले रंग की, और वो उल्टी लटकी हुई है जैसे चमगादड़ कोई लटका हो। आंखें भी लाल लाल दिखाई दे रही थी, दांतें बाहर निकली हुई थी। अब मैं जब उसको देखा ना तो मैं बोला अम्मा जल्दी से भागो, ये तो चुड़ैल है अम्मा, जल्दी निकलो। और मैं सही मायने में भागने भी लगा था, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बूढ़ी अम्मा ये क्या कर रही हो, ये हमें आके मार देगी, आप भी चलो हम भी चलते हैं, जल्दी चलो। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा को जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, वो मेरा हाथ छोड़ नहीं रही थी। अब इतनी दुबली पतली शरीर में इतना जान प्राण कहाँ से उनमें आ गया। इतनी पकड़ मजबूत थी कि मैं हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। अब मैं तो यंग था, ताकत थी मेरे में। अब मैं एक बूढ़ी अम्मा से हार चुका था। मैं बहुत कोशिश किया कि अपनी हाथ छुड़ा लूं और उनको घसीट भी लूं कि चलो हम चल के जल्दी से निकलते हैं, लेकिन वो टस से मस तक नहीं हुई। अब मैं तो उस जगह पर बूढ़ी के हाथ में फंस चुका था। और तब तक वो जो काली औरत उल्टी लटकी हुई थी अब जैसे हवा में उड़ती हुई और हमारे समीप ही उतर गई। जब पास उतरी ना, इतना शरीर से उसका बदबू आ रहा था कि मुझे लगा कि उल्टी आ जाएगी। उसका वो सब देख करके शरीर बदबू इतना फैला हुआ था। अब मैं बार बार बुढ़िया अम्मा से कह रहा था कि अम्मा चलो ना अम्मा, भागे ना यहाँ से, ये खा जाएगी, ये चुड़ैल है। लेकिन अम्मा उसकी आंखों में देखती जा रही थी। और अचानक वो जो चमगादड़ जैसे दिखने वाली लटकने वाली औरत हमारे पास में खड़ी हो गई थी। अब मेरे समीप आकर के मुझे नीचे से ऊपर तक देख रही थी, जैसे मारने से पहले वो देखना चाहती है कि शरीर में इसका कितना मांस है। मुझे तो यही लगा था उस वक्त में। और अचानक मैंने देखा कि बूढ़ी अम्मा का भी वैसा ही शरीर बनने लगा था, बिल्कुल डिट्टो उसी चुड़ैल की तरह। सही मायने में अब तो मेरा पसीना छूट चुका था। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे लगा कि ये सब दिमाग का भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। ये तो बूढ़ी अम्मा को मैं बिठा के लाया हूँ, ये तो आम इंसान की तरह थी, ये फिर इस चुड़ैल की तरह कैसे बनती जा रही है। सही मायने में मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था, मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। अब मेरे सामने मौत खड़ी दो नजर आ रही थी। एक तो बूढ़ी अम्मा ने तो मेरी हाथ भी पकड़ रखा था, और हाथ भी उसी चुड़ैल की तरह अब काले कलूटे भद्दे लंबे लंबे नाखून वाला हो चुका था। तब मुझे समझ में आया कि उसके शरीर में पावर कितनी थी।
ताकत कितना था। मेरे मोटरसाइकिल का बैठने का अब सब कुछ समझ में आ गया था, सोकर मेरा क्यों बैठ रहा था। इसमें इतना वजन आ चुका था। सब खेल मैं समझ चुका था, लेकिन मैं फंस चुका था। उस रोड पर बहुत कम लोग आते जाते थे और दिन के टाइम में तो रोड चलता था, लेकिन 9 बजे के बाद जो ड्यूटी वाले थे अपने अपने कल कारखाने में पहुंच जाते थे। आज जो अपना कॉलोनी में जाने वाले होते अब इस रास्ते से निकल गए होते। बिल्कुल रोड खाली था। अब मैं बस दुविधा में पड़ा हुआ, डरा हुआ, पूरा शरीर सर्दियों के टाइम पसीना निकल चुका था। बदन जाड़े के बुखार की तरह काँप रहा था। अब फिर एक दूसरे को देख करके वो दोनों मुस्कुराने लगी, बात करने लगी। एक दूसरे से कह रही थी कि देख, आज मैंने ये शिकार फांस के लाया है, ये नया ताज़ा, हमें दोनों का पेट भर जाएगा, तू क्या कहती है। तो बूढ़ी अम्मा दूसरे चुड़ैल से बात कर रही थी जो पेड़ पर लटकी हुई थी और नीचे उतर आई थी। और वो मुझे देख देख करके खुश हो रही थी और आपस में बात करके हंस रही थी। और मुझे तो बस लग रहा था कि अब मेरी मौत पक्की है, कोई भी मुझे बचा नहीं पाएगा। लेकिन अभी मेरी मौत लिखी नहीं थी, मुझे जीना और बाकी था। और ये कहानी भी तो लोगों को सुनाना बाकी था कि ऐसा भी होता है। और संजोग देखिए कि उधर से 2 बाइक सवार और बात करते हुए आ रहे थे, बराबर चलते हुए, जैसे नज़र आ रहा कि कोई गाड़ी आ रही हो, ऐसा हेडलाइट देख करके पता चल रहा था। लेकिन मैं उनकी आवाज़ पहचान गया, बुलेट की आवाज़ थी और एक दूसरी गाड़ी बाइक थी। जैसे ही वो आने लगे ना तो मेरी साहस बढ़ने लगा। अब बड़ी तेजी में आ रहे थे। अब जब तक वो लोग मुझे कहीं ले के जाती और तब तक वो लोग पहुंच गए थे। आज जैसे ही बाइक की रोशनी पड़ना शुरू हुआ, अब मैं जैसे मेरे कंठ में आवाज़ आ गया हो, भगवान मुझे आवाज़ दे दिया और मैं चिल्लाना शुरू किया। मेरी चिल्लाहट सुन कर के वो दोनों बाइक सवार वहाँ पर रुक गए, ब्रेक लगा दिए। और जैसे ही ब्रेक लगाए ना, वो दोनों चुड़ैल जैसे हवा में गायब हो गई हो। और मैं वहीं पर खड़ा हुआ, मैं समझ रहा हूँ कि अभी मेरा हाथ उस बूढ़ी औरत ने, चुड़ैल ने पकड़ रखी है। मैं उसी जगह पर उसका हाथ जिसे मेरे को पकड़ रखा, ऐसा मैं महसूस कर रहा था। लेकिन वो बाइक सवार ने, दोनों ने वहाँ पर किसी चुड़ैल को नहीं देखा। अब मुझे चिल्लाता देख कहने लगे, अरे हुआ क्या भाई तेरे साथ में, तेरी बाइक बीच रोड पर खड़ी है, हुआ क्या, क्यों चिल्ला रहा है, पागल हो गया, दारू पी रखा है। मैंने बोला भैया मुझे चुड़ैल पकड़ रखा है, जल्दी आओ भैया, मुझे बचाओ, जल्दी आओ। एक उससे मोटा तगड़ा था, दूसरा थोड़ा सा दुबला था, लेकिन मोटा तगड़ा वाला कह रहा था कहाँ है चुड़ैल भाई। वो लगा कि चुड़ैल का नाम सुन के डर गया। लेकिन जो पतला दुबला वाला इंसान था ना, वो साहसी था और वो बाइक से उतर कर मेरे पास में आ गया। कहने लगा भैया हुआ क्या है, कहाँ है चुड़ैल, यहाँ तो कोई नहीं है। तब मुझे एहसास हुआ कि अरे मेरा हाथ सब छूटा हुआ है, चुड़ैल तो गायब है। और तब मैं बताया कि भैया मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है। फैक्ट्री से मैं आ रहा था वापसी, क्योंकि फैक्ट्री वाले ने मुझे लिया नहीं था लेट होने के कारण। और फिर मैंने एक बुढ़िया को देखा जो पैदल ही जा रही थी। दया आ गई और मैंने उसको अपने पीछे बिठा लिया। और कुछ दूर चलने लगा तो वजन इतना हो गया था कि बाइक लहराने लगी, सोकर बैठने लगा था। मुझे लगा कि मेरी बाइक में खराबी आ चुकी है। और फिर मैं बाइक रोक करके चेक करने लगा। बूढ़ी अम्मा को कहा कि थोड़ा साइड में खड़े हो जाओ। मैं राउंड मार लिया तो बिल्कुल बाइक सही था। तब मुझे लगने लगा कि कोई ज़रूरी अंदरूनी बीमारी होगी जो मुझे समझ में ना आ रहा। अब फिर मैं बूढ़ी अम्मा को बुलाने लगा। पूरा किस्सा कहानी मैं उस नौजवान को बता दिया। जब वो मेरी बात सुना ना तो हैरत से हर तरफ देख रहा था। अब मेरे को देख कर कहने लगा, भैया तू तो बड़ा खुशकिस्मत है, तूने चुड़ैल देखा, मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ। लेकिन भैया ये जगह सही नहीं है, मैं जानता हूँ इस जगह को। मैं अपने दोस्तों से सुना हूँ कि इस जगह पर 2-2 चुड़ैल रहती हैं और आने जाने वाले को दिखाई नहीं देती है। जो कोई अकेला इंसान इस रोड पर गुजरता है ना रात की, अब उसको वो पकड़ लेती है।
और ऐसा कई केस में मेरे दोस्तों के साथ में हुआ, लेकिन आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, बचाव मिल गया है। लेकिन भैया है ऐसा यहाँ चुड़ैल। वो नौजवान मेरे को बताने लगा और तब हम वहाँ से चले थे। अब मैं आगे आगे और दोनों बाइक सवार मेरे पीछे पीछे। और वो हमारी कॉलोनी पार करके आगे की और जाना था, दूसरी कॉलोनी में जाना था। जब मुझे मेरी कॉलोनी के जब पास छोड़ दिए ना गली वाले रोड पर, तब उन्होंने अब वहाँ से आगे गए। कहने लगे भैया आप चले जाओगे ना, अब तो डर नहीं लग रहा ना। मैंने बोला भैया आपका बहुत बहुत मेहरबानी, अब डर नहीं लग रहा है, मैं अब अपने कॉलोनी में आ चुका हूँ और थोड़ी दूर पर मेरा घर है। अब मैं अब घर पर आया, मैं सारा किस्सा अपनी पत्नी को बताया। मेरे बच्चे तो सोए हुए थे, एक ही बच्चा था और वो भी छोटा हो। जब मैं बताया ना तो मेरी पत्नी भी डर गई थी। अब मुझे वो झाड़ फूक लगाई, जो घरेलू नुस्खा होता है ना गांव में, टोना टोटका, वो जानती थी, झाड़ फूक वाला देहाती। और मेरे को सर पर कुछ ऐसे करके घुमा करके और वो आग जला दिया था उसमें। आप फिर कहने लगे कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, आप घबराइए मत। अब मैं अपना काम कर दिया हूँ, अब कुछ नहीं होगा, आप डरिए मत। लेकिन रात भर मैं सही ढंग से सो नहीं पाया था। जब मेरी आँख खुले ना तो बस वही दोनों चुड़ैल का चेहरा मुझे नज़र आता था और मैं उठ जाता था। पत्नी मुझे बार बार कहती थी कि डरो मत, आप घर में हो, ऐसा आपको लगेगा कई दिन लगेगा। मेरे साथ भी ऐसा केस हुआ था। दादी अम्मा ने मेरे को सही किया था, ये नुस्खा भी बताया था कि ऐसा कर लेने से वो चुड़ैल का असर ख़त्म हो जाता है। अगर ज़्यादा होगा तो हम मंदिर में आपको ले चलेंगे। पत्नी के आश्वासन के बाद मैं थोड़ा आराम कर पाया था। अब फिर पूरा दिन मैं आराम करता था। शाम की मेरी ड्यूटी थी। अब मैं सुबह में पत्नी के साथ मंदिर भी गया, हनुमान मंदिर। अब वहाँ पर पंडित जी को पूरा स्थिति बताई तो कहने लगे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूँगा। अब फिर वो अपना विधि विधान से सब कुछ देखे और कहने लगे बेटा तेरे पर कोई चुड़ैल का असर नहीं है, तू डर मत, लेकिन ऐसा अकेले में गुजरना ठीक नहीं है। अब मैं तुम्हें एक ताबीज़ बना देता हूँ और वो गले में या अपने बाजू पर बांध लेना और इससे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, रक्षा कवच है, कोई भी गलत शक्ति तुमको छू नहीं पाएगी। और उसके बाद से वो ताबीज़ मैं अपने हाथ में बांध लिया था, दाहिना हाथ में। कभी कभी मुझे लेट हो जाता था, ड्यूटी बदलती रहती थी ना, कभी दिन का तो मैं कभी 9:30 बजे निकलता था तो कभी 10 बजे भी बज जाता था। जाने को तो टाइम पक्का था, लेकिन निकलने में देर होती थी, उसकी कंपनी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देती थी। और मैं जब अकेले निकलता था ना फैक्ट्री से 9:30 बजे के आसपास, तो रोड बिल्कुल सूना होता। साइकिल सवार जो होते या तो पीछे रह जाते थे या आगे निकल जाते थे, लेकिन मैं कोशिश करता था कि उनके झुंड के साथ ही निकलूं। मैं धीरे धीरे बाइक चलाते हुए उनके साथ ही निकलता था। जब वो जंगल वाला एरिया पार हो जाता था ना, तब मैं अपनी बाइक का स्पीड बढ़ाता था और फिर कॉलोनी में पहुंच जाता था। लेकिन उस दिन के बाद मैंने उस चुड़ैल को कभी देखा नहीं। सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका था। तो दोस्तों ये थी महेश जी की अपनी आप बीती उत्तराखंड की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ ऐसी ही रोचक घटनाओं के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।